आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 1 में जो है हम लोगों ने देखा कि सौरमंडल में पृथ्वी की क्या भूमिका है। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे ढंग से जो है चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 हमारा क्या है, ग्लोब। यानी कि ग्लोब जो बनाया गया है ना, कि पृथ्वी की तरह सामान जो है, पृथ्वी को समझने के लिए एक आर्टिफिशियल शेप बनाया गया है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही है, जिसको कि हम लोग जो है एक ही समय में काफ़ी अच्छे ढंग से पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये ग्लोब का निर्माण किया। यानी ग्लोब में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ग्लोब में पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। ग्लोब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है और इससे हमें किस तरह का जो है सहायता मिलता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 का जो है ग्लोब यानी अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमने बताया था कि सौरमंडल में पृथ्वी जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि क्या पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। जैसे भूआब के बारे में भी कहा गया था। मैंने बताया था भूआब किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो ध्रुवों पे जो है, ध्रुव पे, ये जो हमारा ध्रुव है, ये दोनों तरफ का, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, बीच में धंसी हुई है, ये चपटी है। तो इसलिए इसको हमने बताया क्या था, भूआब। यानी पृथ्वी जो है पूर्णतः गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर चपटी हुई है। यह क्या है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उबड़ी हुई। आप देख सकते हैं कि मध्य में क्या है, ऑलरेडी जो है मध्य में उभरा ही हुआ रहेगा। मध्य में क्या है, ये उभरी हुई है। और ऊपरी जो है सतह जो है, ये तो खैर बना दिया गया है आर्टिफिशियल, बट ऊपरी सतह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है ये इसकी कैसी है, थोड़ी धंसी हुई है और मध्य में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये बता रहे हैं कि अगर इसके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी है या और भी जानना चाहते हैं तो आप अपनी क्लास में जो है इसको ग्लोब को देखिए। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कहने का मतलब है ग्लोब जो है, पृथ्वी तो इतनी बड़ी है लेकिन पृथ्वी को समझने के लिए इस ग्लोब को एक छोटे, एक स्मॉल यानी सूक्ष्म रूप में दिखाया गया है, ताकि हम पृथ्वी का अध्ययन बड़ी सावधानी पूर्वक कर सकें। पृथ्वी का अध्ययन क्या कर सकें, बड़ी सावधानी पूर्वक हम लोग कर सकें। ठीक है, जैसा कि आप चित्र 2.1 में ग्लोब को देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ये क्या है, ग्लोब, ये क्या है, पृथ्वी की तरह एक समान शेप में समझने के व्यू से हम लोगों को बनाया गया है। तो ये इसका जिसका नाम दिया गया है ग्लोब, है ना। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब का जो है शेप साइज जैसा हम लोग देंगे उस आकार का भी शेप और साइज होगा। बड़े ग्लोब जो आसानी से कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। अगर ग्लोब का साइज अगर हम लोग बड़ा कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, उसको भी अगर हम लोग बना सकते हैं तो वो थोड़ी सहूलियत होगी, उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तथा गुब्बारे जैसा ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि ग्लोब का शेप जो है अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, अलग अलग शेप में बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ग्लोब बनाएंगे तो वो कहीं भी ले जाने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर हम छोटे ग्लोब बनाते हैं तो उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। गुब्बारे जैसे अगर ग्लोब बनाते हैं हवा भर के तो उसको भी थोड़ी सहूलियत होगी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, ग्लोब स्थिर नहीं है। ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं होते हैं। इससे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। कहने का यह सेंस है कि ग्लोब जो है कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। स्थिर कैसे होंगे, आप इसमें देख सकते हैं यह जो ग्लोब है यह कभी भी जो है स्थिर नहीं रहेगा। यह कभी भी क्या है, यह स्थिर नहीं रह सकता है। ये ग्लोब कभी भी स्थिर नहीं, क्यों, क्योंकि इसको समझाने के व्यू से यहाँ अक्ष पे जो है, अक्ष पे आप देख सकते हैं एक नुकीला सुई की तरह बना दिया गया है। यह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। यह जैसे कुम्हार का जो चाक होता है,
कुम्हार का जो पहिया होता है जो घुमाते हैं, जिसमें तरह तरह के जो है मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, उसी के समान जो है ये ग्लोब दिखता है। या लट्टू भी जिस तरह से हम लोग घुमाते हैं, सेम उसी के तरह जो है क्या है, हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब ग्लोब पे जो भी चीज़ें हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें से कौन कौन सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ग्लोब, अगर मान लीजिए कि ये हमने ग्लोब बना दिया, यानी कि हमने पृथ्वी बना दिया, तो इसमें सबसे बड़े 7 कॉन्टिनेंट होंगे, यानी कि 7 महाद्वीप होंगे, जिसमें हमारा मान लीजिए एशिया है, यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे आर्कटिक हो गया, इधर अंटार्कटिक। मान लीजिए कि हमारा 7 जो महाद्वीप है, इस सातों महाद्वीप का जो है इसमें निर्धारण किया गया। इस सातों महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। जैसे एशिया में मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ होंगे, फिर यूरोप में होंगे, अफ्रीका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, इस तरह से कंट्रीज़ भी हैं, यानी कि क्या है, देश हैं। और महासागर भी आप देख सकते हैं कि इधर जो है, और इस दोनों साइड में हमारा प्रशांत महासागर, बीच में जो है ये साकार का अटलांटिक महासागर है, इधर जो है हिंद महासागर है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्लोब में ये सारी चीज़ें क्या होती है, निहित होती है। यानी कि पृथ्वी पे जो जो चीज़ें हैं, जैसे महाद्वीप है, देश हैं, महासागर हैं, इन सारे चीज़ों का निर्धारण किस पे किया गया है, ग्लोब पे दिखाया गया। यानी कि एकदम वास्तविक चीज़ों को समझने के लिए एक ग्लोब का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग बड़े सहूलियत से पृथ्वी के बारे में जान सके। तो उसके लिए किस किस चीज़ का निर्धारण ग्लोब पर किया गया है, देश का, या पहले तो देखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप में ही देश आ जाता है, और महासागरों का सही आकार दिखाया गया है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी की ही तरह किसी भी गोला पर उसका बिंदु का निर्धारण करना क्या है, काफ़ी कठिन है। और प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चनाइज होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। क्या है, हमने अभी जैसे बताया कि ग्लोब में क्या, एक सुई है, एक नुकीला पदार्थ है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसको अक्ष कहते हैं। ये समझाने के व्यू से दोस्तों बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्लोब हो गया जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये जो सीधी लाइन जो दिख रही है, ये क्या है, ये झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये झुकी हुई है, और ये इसका जो, ये तो परिक्रमण काल पूरा करता ही होगा अपने सूर्य का। लेकिन जब सूर्य का परिक्रमण काल ये पृथ्वी करता होगा, तो कहीं ना कहीं इसका अपना अक्ष पे भी जो है घूर्णन होता होगा। तो अक्ष पे जब घूर्णन होगा, तो वो अक्ष को समझाने के लिए ये जो नुकीला भाग जो सुई के तरह देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका अक्ष हो गया। ये अक्ष पे अपने रोटेट होते 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 ये क्या होता है, सूर्य का परिक्रमण करता है। तो आप इसको दर्शाने के लिए क्या देख रहे हैं, एक अक्ष हो गया जो किसकी भांति है, सुई के भांति है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जिसको हम लोग अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहता है। ग्लोब पर जो दो बिंदु हैं, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये मैंने ग्लोब बना दिया, ऐसे जो था ग्लोब पर, इसका उत्तरी भाग जो है ये है, और इसका दक्षिणी भाग क्या है, ये है। ऊपर की तरफ जो होगी वो, ऊपर मतलब उत्तर, आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, ऊपर का मतलब उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिणी भाग हो गया। यानी कि ऊपर का उत्तर जो हो गया यानी उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे का दक्षिण दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सूर्य जो निकलता है, आप बिल्कुल इत्मीनान से इसको सुनेंगे, कहीं कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। सूरज जो है वो निकलता किधर से, इधर पूरब से निकलता है, और ये अस्त किधर होता है, पश्चिम की तरह अस्त होता है। यानी सूर्य की घूमने की जो प्रक्रिया है पूरब से पश्चिम है। सूर्य की घूमने की प्रक्रिया क्या है, पूरब से पश्चिम है। इसके जस्ट अपोजिट विपरीत जो हमारा पृथ्वी है, जैसे ग्लोब के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी जो घूमती है ये किस तरह से घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है।
पृथ्वी जो हमारा किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये बिल्कुल समझने की चीज़ है। ग्लोब को जो है अगर हम स्वतंत्र रखेंगे तो फिर तो ग्लोब हमारा नीचे ही गिर जाएगा, फिर उसको समझ नहीं पाएंगे। उस समझाने के दृष्टिकोण से जो है इस ग्लोब को क्या किया गया, एक सुई के बराबर बना दिया गया है और ये समझाया गया है कि ये जो सुई दिख रहा है, ये जो नुकीला चीज़ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक्सिस है। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पे जो क्या करती है, घूमती है। यह अपने अक्ष पर घूमती है, जो क्या है, काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह जो काल्पनिक रेखा है, यह कितने बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, ग्लोब हो गया, तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इसकी हम बीचों बीच एक लाइन खींच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला, ये जो इस लाइन जो खींचे, इस लाइन को पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया 0 डिग्री। ये इसको हम डिग्री से व्यक्त करते हैं, 0 डिग्री हो गया। यानी कि हमारा जो 0 डिग्री जो ये लाइन बीचों बीच जो लाइन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये हमारा कौन सा रेखा हो गया, सीधी लाइन खींची गई है। इस वृत्त में, ये जो हमारा ग्लोब है, इस वृत्त में बीचों बीच जो लाइन खींची गई है उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी कि उसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। और इसके जो ऊपरी भाग है, इससे जो ऊपर की भाग है, ये हमारा कौन सा ध्रुव हो गया, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। और ये जो इससे नीचे की जो पोर्शन है, ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। कौन सा ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। यानी कि पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच बांटते हैं तो हमारा 2 ध्रुव हो जाता है। कौन सा, कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव हो जाते हैं। यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग हो गया टोटल, इस लाइन के विषुवत रेखा के ऊपर के लाइन को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये नीचे वाला जो ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। यानी आप क्लियर हो गया ये चीज़ें कि जो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा के निचली भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इस जो 0 डिग्री जो रेखा खींची गई है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, अभी जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर के आधे भाग होते हैं। यानी कि अगर ये ऊपर 90 डिग्री है तो नीचे भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये इसको हम 0 मान लेते हैं तो ऊपर यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होगा और यहाँ से यहाँ भी दोस्तों 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस प्रकार जो है ये जो विषुवत वृत्त है पृथ्वी पर क्या बनाती है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यह जो है पृथ्वी पर अलग अलग स्थान का स्थिति बताने के लिए, मान लीजिए 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी ध्रुव के तरफ जाते हैं और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर आते हैं, तो उन सारे स्थानों का स्थिति बताने के लिए, वो कैसे कैसे स्थानों का स्थिति या हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर 0 डिग्री से अगर उत्तरी ध्रुव में हम लोग जाते हैं तो उसका अलग अलग स्थानों, अलग अलग वेदर के बारे में बताता है। और अगर हम दक्षिण की ओर आते हैं हम लोग तो उसके अलग अलग स्थिति और अलग अलग वेदर वगैरह चीज़ों के बारे में बताने के लिए सहूलियत होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये 0 डिग्री देख रहे हैं दोस्तों, अब इससे ऊपरी जितनी भी जो रेखाएं हैं, ये जितनी भी जो रेखाएं हैं, ये क्या है, अक्षांश कहलाती है। यानी कि जो हमारे विषुवत वृत्त से समानांतर है, विषुवत वृत्त से क्या है, समानांतर है। आप देख सकते हैं
ये हमारा अगर 0 डिग्री विषुवत वृत्त हो गया तो इससे ऊपर जो भी होंगे ये हमारा अक्षांश हो गया। अक्षांश हो गया जो क्या है, विषुवत रेखा के समानांतर है। विषुवत रेखा के क्या है, समानांतर रेखा है, जिसको अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं अक्षांशों को अंश कहने का मतलब है डिग्री में दोस्तों, है ना। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो लाइन बीचों बीच जो ग्लोब के यानी पृथ्वी के जो बीचों बीच जो लाइन गई है ये 0 डिग्री हमारा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये कितना अक्षांश है, इसी को कहा जा रहा है अंश। 0 डिग्री अक्षांश है। ये कितना डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम चारों तरफ काट देते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 270 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 360 डिग्री। तो यही इसके कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ से हम लोग शुरू करके यहाँ फिर लास्ट आते हैं तो ये 360 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो वही कहने का इसका तात्पर्य है कि ये जो ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव अगर करते हैं तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारा कितना 360 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आगे हम लोग देखते हैं इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं, विषुवत जो ये वृत्त हो गया इसके उत्तर का जितना, उत्तर का ये उत्तर हो गया। फिर से मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी सहूलियत हो। ये अगर है हमारा विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और इसके दक्षिण की सभी समानांतर रेखाएं को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानतः इसे उ यानी उत्तर का उ लिखा जाता है और दक्षिण का द व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, महाराष्ट्र में कौन सा जगह, चंद्रपुर, एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में जो पड़ता है में बेलो होरिजोंटो, क्या है, बेलो होरिजोंटो, दोनों एक ही अक्षांश पे यानी 20 डिग्री अंश पे स्थित है। अब देख सकते हैं कि भारत का जो राज्य है महाराष्ट्र, उसका चंद्रपुर, उसका कौन सा है जगह है, चंद्रपुर, एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका का बेलो होरिजेंटो, यह दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे है। भैया इसका निर्धारण अब कैसे होगा, ये 20 डिग्री अक्षांश है तो ये क्लियर, अगर कोई कहता है 20 डिग्री अक्षांश है तो इससे तो क्लियर हो नहीं पाएगा कि ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर है या ब्राजील का बेलो होरिजेंटो है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश यानी उत्तर में, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर हम उत्तर और दक्षिण का निरूपण कर रहे हैं तो ये क्लियर हो रहा है कि 20 डिग्री अगर उत्तर है, 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यानी 20 डिग्री अगर हम लोग उत्तर में जा रहे हैं तो वो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जगह है। अगर 20 डिग्री दक्षिण में जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो ब्राज़ील का बेलो होरिजेंटो, यानी कि उत्तर एवं दक्षिण के निरूपण से, ये कहने से यह हमें प्रतीत हो रहा है कि यह कौन सा स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घट जाता है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों बीच में जो भी चीज़ खींची हुई है, ये जो विषुवत वृत्त खींची है, ये स्वाभाविक रूप से चौड़ी होगी। जैसे जैसे हम ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यह अक्षांश क्या होगा, इसका आकार घटता चला जाएगा। उसी तरह विषुवत वृत्त से अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ये अक्षांश इसका स्वाभाविक रूप से घटता चला जाएगा। यानी कि हम लोग विषुवत वृत्त से ऊपर जाते हैं यानी विषुवत वृत्त से नीचे भी आते हैं तो स्वाभाविक रूप से अक्षांशों का आकार जो है वो घटेगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं,
क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश। कुछ ऐसे अक्षांश का जो निर्धारण है वह जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। विषुवत-वृत्त, जिसके बारे में मैंने बता दिया मित्रों कि ये 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री लाइन है, जिसको विषुवत-वृत्त का नाम दिया गया है। उत्तरी ध्रुव, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है, 90 डिग्री ऊ लगा देंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 90 डिग्री ऊ, तथा दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री द के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। इसके अलावा हमने अभी 3 देखा, 0 डिग्री विषुवत वृत्त, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि 4 ऐसे और भी महत्वपूर्ण हैं, 4 ऐसे क्या हैं, और भी ऐसे महत्वपूर्ण अक्षांश है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ के बीच को जो देख रहे हैं, ये देखिए 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं और 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि 23.5 डिग्री ये ऊ मतलब उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के जो हम लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ तक बढ़ रहे हैं, 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक। ये 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जैसे ही जाते हैं, तो ये हमारा 23.5 डिग्री जो लाइन है, जो रेखा है, ये सबसे पहले किसका निर्धारण करती है, इस लाइन को, इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर 23.5 डिग्री का जो निर्धारण किया गया है, ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो निर्धारण किया गया है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। तो उसी तरह नीचे भी अगर हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिण में आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मकर रेखा। अब क्लियर हो गया। ये फिर से मैं इसको एक बार बताता हूँ। 0 डिग्री विषुवत वृत्त हो गया हमारा ग्लोब पे, जो बीचों बीच निर्धारित है। इससे ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं, तो वो 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर जाने वाली खींची गई जो रेखा हो गया, ये हमारा कर्क रेखा हो गया। और 0 डिग्री से नीचे दक्षिण की ओर हम लोग 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, तो ये दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये हमारा कौन सा रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। ये हम लोग 5 चीज़ पढ़ लिए। क्या क्या चीज़ पढ़ लिए, 0 डिग्री विषुवत वृत्त हो गया, 90 डिग्री उत्तर की ओर जाने पे उत्तरी ध्रुव हो गया, 90 डिग्री दक्षिण की ओर जाने पे हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया, 3 चीज़ें हो गया। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री हम लोग उत्तर की ओर गए हैं, तो यह हमारा कर्क रेखा हो गया। फिर ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण की ओर आए हैं, तो हमारा मकर रेखा हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा, इस जो कर्क रेखा और ये जो कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है, तो इसका कुछ वेदर के रूप में नाम भी दिया गया है दोस्तों। जैसे अब 0 से 23.5 डिग्री के ये जो बीच में जो है, ये उत्तर की ओर, और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो दिया गया है, जिसको हम लोग मकर रेखा बताएं, ये इतना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो टोटल हमारा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये कैसा क्षेत्र होगा, आप गेस करके बताएं कि जो 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे, ये कैसा होगा। क्योंकि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री के समीप है, यानी सूर्य की किरणें सदैव इस पे रहती है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं सदैव इस पे रहती है, जिसके कारण है कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये हमेशा ही गर्मी रहेगी। क्यों गर्मी रहेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य कंटिन्यू रहता है। सूर्य के नज़दीक होने के कारण, कंटिन्यू होने के कारण यहाँ गर्मी की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ गर्मी की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो आप जाएंगे, तो यहाँ आपको गर्मी का एहसास जो है काफ़ी अधिक होगा। इसीलिए इस कटिबंध को जो है क्या नाम दिया गया, उष्ण कटिबंध नाम दिया गया। उसी तरह अगर हम 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर और फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर अगर हम लोग जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका कुछ गर्मी का एहसास, ऊपर चूँकि उत्तरी ध्रुव जो ध्रुव पे होते हैं वहाँ से सबसे अधिक ठंड होती है, तो ऊपर से ठंडी की एहसास, इधर से
इधर से आप देख सकते हैं कि इधर से गर्मी के एहसास और ऊपर से ठंडी की एहसास, ये गर्म ठंडा मिल जाता है उत्तर की ओर। और उसी तरह आप नीचे भी देखेंगे कि नीचे से गर्मी के एहसास और ये ध्रुवों से ठंडी की एहसास आप देख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ दो चीज़ मिल रहा है, एक गर्मी का नीचे से जा रहा है और ऊपर से ठंडी का एहसास हो रहा है। तो ये किस तरह का कटिबंध हो गया, उत्तरी उत्तर में है इसलिए उत्तरी शीत उष्ण, यानी कि ठंडा गर्म। हमने बताया था ना कि ये जो है 0 डिग्री से ऊपर जो है जाने पे गर्मी का एहसास हो रहा है और ध्रुवों से चूंकि ठंडी रहती है इसलिए ऊपर से नीचे आने पे ये ठंड का एहसास हो रहा है। तो शीत मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्म, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है शीतोष्ण कटिबंध। किस तरह, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उसी तरह ये दोस्तों हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये आपका क्लियर हो गया। हम लोगों ने 0 डिग्री विषुवत रेखा पढ़ा, उसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में हम लोग उष्ण कटिबंध के बारे में जाने हैं। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री कैसे ये शीतोष्ण हुआ है, 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण में कैसे ये शीतोष्ण हुआ, इसके बारे में भी हम लोग बता दिए दोस्तों। और ऑलरेडी जो है 66.5 से ऊपर जो हम लोग जाएंगे या 66.5 से यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव को जाएंगे तो ये ठंडी प्रदेश है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहा गया। किस तरह का कटिबंध कहा गया है, शीत कटिबंध कहा गया। दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे जो मैंने अभी डिटेल से बताया, सारी चीज़ें जो हैं उसी के बारे में ये लिखी हुई है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में मैंने बता दिया है कि 0 डिग्री हो गया। ये 0 डिग्री से यहाँ हम लोग 23.5 डिग्री पे जाते हैं तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा। उसी तरह नीचे की ओर आते हैं तो ये हमारा मकर रेखा हो जाएगा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। ये जो विषुवत वृत्त है, यह जो विषुवत वृत्त है इसके 66.5 डिग्री उत्तर में जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और 66.5 डिग्री इधर नीचे आएंगे तो हमारा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। अब हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध जो अभी हमने बताया आपको उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहाँ कहाँ पे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जितना भी अक्षांश है, ये देख सकते हैं आपको ग्लोब, ये आपका विषुवत। मैं इतना ज़्यादा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि ये आपके दिमाग में घुस जाए और भूलने की कभी आशंका ना रहे। तो 0 डिग्री ये विषुवत वृत्त हो गया, ये हमारा 23.5 डिग्री कर्क उत्तरी हो गया, उत्तरी लिखना ना कभी भूलेंगे दोस्तों। और 23.5 डिग्री ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी हो गया, मकर रेखा। तो इसके बीच में जो है जितने भी अक्षांश है, इसके बीच में जितने भी अक्षांश हैं, ये क्या होती है, सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में क्या होता है, सिर के एकदम ठीक होता। इसलिए जो है इस पे सबसे ज़्यादा हमको उष्मा प्राप्त, उष्मा कहने का मतलब कि गर्मी प्राप्त होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, उष्ण कटिबंध कहा गया। जैसे मैंने आपको ऊपर जो दिए गए फिगर में समझाया है कि ये सबसे अधिक सूर्य जो है ये एकदम नज़दीक रहने के कारण, सिर के ऊपर रहने के कारण ये सबसे अधिक गर्म महसूस होती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा गया। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य है कि 23.5 डिग्री जो उत्तर है यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जो दक्षिण है मकर रेखा, इसके सिर के ऊपर ही सिर्फ रहती है। बाद बाकी कहीं भी जो है अक्षांश दोपहर के समय सिर के ऊपर नहीं रहती है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जो है, ये ऊपर ध्रुवों की तरफ सूर्य जो है ऊपर ध्रुवों की ओर जाती है, वो क्या होती है, सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा होने लगता है। सूर्य का प्रकाश कैसा होने लगता है, तिरछा होने लगता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यानी क्या, हमने जैसे आपको बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग आते हैं तो ऊपर से ठंडी आती है और इधर कर्क रेखा से ऊपर यानी कर्क रेखा से ऊपर और
उत्तरी ध्रुव से नीचे, उसी तरह मकर रेखा से नीचे और दक्षिणी ध्रुव से ऊपर, ये दोनों के बीच में क्या होता है, शीत उष्ण कटिबंध कायम रहता है। कौन सा कटिबंध कायम रहता है, शीतोष्ण कटिबंध कायम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में, आप बिल्कुल इसको दिमाग पे, जैसे मैंने फिगर में बताया, आप इसको फिगर को दिमाग में रखते हुए समझने का प्रयत्न करेंगे तो और भी ज़्यादा जो है सहूलियत होगी। उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ऊपर मेरा जो हो गया उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव, यही मेरा उत्तर ध्रुव हो गया, एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत रहती है। यानी कि आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री से ऊपर यानी उत्तर में और 66.5 डिग्री से नीचे यानी दक्षिण में यहाँ ठंड क्या होती है, बहुत अधिक ठंड रहती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। सूर्य जो क्या है, एक क्षितिज है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, यानी 66.5 डिग्री से आप मान के चलिए कि ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे नहीं आ पाता है, जिसके कारण ये जो है क्या होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ठंडी रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसका सूर्य का ऊपर और नीचे गतिमान होने का एक सीमा होता है, उस सीमा से वो ऊपर नहीं जा सकता, जिसके कारण जो है उत्तरी ध्रुव जो है शीत कटिबंध है और दक्षिणी ध्रुव का जो है शीत कटिबंध माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि देशांतर क्या है, क्या देखेंगे, देशांतर हम लोग किसे कहते हैं। अक्षांश के बारे में दोस्तों अभी हम लोगों ने रूबरू हुआ, अब हम लोग देशांतर के बारे में जानते हैं कि देशांतर क्या। देशांत किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है किसी स्थान का अगर हमको पता लगाना है तो अक्षांश तो जरूरी है ही, इसके अलावा देशांतर का भी जानना काफ़ी आवश्यक। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, एक भी एक क्वेश्चन है कि टोंगा द्वीप किस महासागर में, आप क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि टोंगा द्वीप जो है वो किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। उसी तरह हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। एक ही अक्षांश यानी अक्षांश कितना 20 डिग्री दक्षिण में है, 20 डिग्री दक्षिण में है पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी पूरब या पश्चिम की ओर। अब देख रहे हैं कि यह जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हम लोग अगर जोड़ने वाली जो रेखा है, यह पूरब की ओर इन स्थानों से दूरी कितनी है। मान लीजिए कि अगर हम ये रेखा, ये प्रधान या उत्तर रेखा अगर इससे पूरब की ओर है कि पश्चिम की ओर है, पूरब की ओर होंगे तो जो भी समय का निर्धारण होता है ये प्लस में होता है, अगर ये पश्चिम में है तो समय का निर्धारण माइनस में होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या उत्तर रेखा कहते हैं। ये जो रेखा जो खींची गई है ग्लोब पे आप देख सकते हैं, ये ग्लोब पे जो रेखा है, इस रेखा को अक्षांश रेखाएं को हम लोगों ने कैसे व्यक्त किया। अक्षांश जैसे ये रेखाएं हैं तो ये विषुवत वृत्त हो गया, तो इसी के समानांतर जो हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं ये हमारा अक्षांश रेखाएं हो गया। लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं का जो निर्धारण है ये देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। एक तो ये हमारा जो 0 डिग्री जो है जो प्रधान या उत्तर रेखा माना गया, इसको मैं आगे भी बताऊंगा, आगे भी कंटेंट में है ये। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो जोड़ा जा रहा है ये हमारा देशांतरीय रेखा का निर्धारण किया जा रहा है ना। ये किस तरह का रेखा का निर्धारण किया जा रहा है, देशांतरीय रेखा का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या उत्तर रेखा कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इसकी बीच की जो दूरी जो है, ये जो बनाया गया है, इसकी बीच की जो दूरी है, इस यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है, इसको कि देशांतर के अंशों में, किसके अंशों में, देशांतर के अंशों में मापा गया। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। ये किस तरह का वृत्त है आप देख सकते हैं, ये तो और एक प्रधान या उत्तर है,
तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण वृत्त तो है नहीं, अगर हम लोग इधर खींचते हैं तो ये पूर्ण वृत्त होगा, लेकिन चूंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर मिला रहा है इसलिए किस तरह का वृत्त है, अर्धवृत्त है, एवं उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, बीच की दूरी, जैसे ये हो गया, अब ये प्रधान यामोत्तर रेखा हो गया। अब जैसे ये मान लीजिए कि प्रधान यामोत्तर जो है यहाँ पे ये सबसे बड़ी लाइन, जैसे जैसे हम लोग इधर जो ध्रुव की ओर बढ़ेंगे ये क्या होती है, ये घटती चली जाएगी, ये क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। एवं ध्रुवों पर क्या होती है, ध्रुव पर एक समय ऐसा आएगा कि ध्रुव पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं क्या होती है, आपस में मिल जाती है। सभी अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। क्या कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं से अलग भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर जो है, यामोत्तर की लंबाई क्या होती है, देशांतर रेखा की जो भी लंबाई है वो सब क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए इसे क्या है, सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया, उस समय जो है समय का निर्धारण इसके कारण नहीं संभव हो पाता था, इसीलिए सारे देशों ने एक निश्चय किया कि ग्रीनिच यानी कि जिसको हम लोग ग्रीनविच कहते हैं, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, जहाँ क्या है, ब्रिटिश का जो है राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर, जो गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, यानी कि इधर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी कि अगर हम ये ग्लोब खींच दिए और ये मेरा प्रमुख यामोत्तर रेखा हो गया, जिसको 0 डिग्री हम लोग कहते हैं, अगर इधर से पूरब की तरफ जा रही है और इधर से पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इस हिसाब से समय का निर्धारण होगा कि अगर पूर्व की ओर जा रही है तो ये प्लस में होगी, अगर पश्चिम की ओर जा रही है तो ये माइनस में होगी। उसी तरह देख सकते हैं दोस्तों कि इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व, यहाँ से कितना, 180 डिग्री पूर्व, यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। कितने डिग्री के, 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर, ये जो हमारा प्रमुख यामोत्तर है तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये तो टोटल हमारा देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 180 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रमुख यामोत्तर है इसके पूरब में 180 डिग्री है और इसके पश्चिम में भी क्या है, एक रेखा खींची गई है जो 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर रेखा स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। चलिए हम लोग ग्रिड को देखते हैं, ये आप ग्रिड देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ भी समझाया हुआ है, इससे काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन पहले हम लोग इस बनी हुई ग्रिड को देख लेते हैं। इस बनी हुई ग्रिड को हम लोग देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हमको अक्षांश एवं देशांतर दोनों का सही जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग जो है उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए असम में धुबड़ी 26 डिग्री उत्तर है। असम में क्या है, धुबड़ी है जो 26 डिग्री उत्तर, मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री है और यहीं पे अगर हम लोग मान लेते हैं 26 डिग्री 26 डिग्री उत्तर में है, एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और 90 डिग्री क्या है, हमारा पूर्वी देशांतर। जैसे यहाँ से अगर हम लोग 0 जाते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 90 डिग्री आ जाएगा।
90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखा एक दूसरे का किसी न किसी बिंदु होगी जहाँ एक दूसरे को ये क्या कर रही होंगी, काटती हैं। यह बिंदु धुबड़ी की सही स्थिति होगा। यह बिंदु क्या होगा, धुबड़ी की सही स्थिति। अगर दोनों एक दूसरे को काट रही है इसका मतलब है कि वह धुबड़ी की क्या है, सही वास्तविक स्थिति है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा कि चित्र 2.7 में दिखाया गया। मैं अभी आपको दोस्तों दिखाऊंगा, पहले इस लाइन को मैं आपके कॉन्सेप्ट में भर दूं। चित्र 2.7 हम लोग अभी देखेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाओं, यानी ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब है कि ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या अगर मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसी तरह क्षैतिज में मान लीजिए कि ये क हो गया, ये हमारा ख हो गया, ठीक है। ख अक्षरों से व्यक्त करें जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर, ये आपका देख सकते हैं ऊपर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं, ये हमारा देख सकते हैं ये क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती, यानी कि यहाँ काट रही है, 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 काटती है। वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचे, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ छोटे वृत्त खींचे। इन छोटे वृत्तों को अ, यानी कि अ हम बना देते हैं। मान लीजिए कि इसको हम अ लिख दिए, जहाँ पे कट रही है ये सर्किल जो हम लोग कर दिए, इसको हम लोग अ लिखते हैं। अ ब द स से नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो रेखाएं हैं, ये जो हमारा रेखाएं हैं, ये देख रहा है, यह पूर्व देशांतर हो गया। और उसी तरह क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। देख सकते हैं ये दोस्तों फ्लैट में बनाया गया हमारा मैप है। ये हमारा 2.7 बताया जाता है। 2.7 में इस तरह से चित्र देख सकते हैं। 2.7 में चित्र बताया गया है। उसी तरह हम लोग आगे इसको जो है 2.8 में और अच्छे से इसको हम क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि वृत्त अ ख डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये जो आप देखेंगे कि वृत्त अ, ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, ये वृत्त क्या है, अ किस पे है, ख डिग्री पे है। क्या है, ख डिग्री पे है, उत्तरी अक्षांश है। ख डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है, तथा ये 1 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। आप फिर से इसको देखेंगे। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, यहाँ जो आप वृत्त देख रहे हैं अ, और ये हो गया हमारा ख। चूँकि ये कट गई, ये क्या होगा, ये जो है हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और इधर से क्षैतिज रेखा कटे, कहीं ना कहीं तो कटी। तो कटी तो किस पे कटी, अ पे कटी। यानी अ और ख क्या हुआ, अ और ख उत्तरी अक्षांश हो गया तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। 1 डिग्री क्या है, ये पूर्वी, ये जो निर्धारण किया गया, ये किसका निर्धारण किया गया, पूर्वी का निर्धारण किया। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति हम लोग ज्ञात करते हैं। अन्य जो है वृत्तों की स्थिति ज्ञात करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं देशांतर और समय। क्या देखते हैं, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को अगर बहुत अच्छे से मापन करना है तो उसके लिए हमारा जो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह का जो रोटेशन है, जो गति है, वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। एक और आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समय का निर्धारण जो है किससे किया जाता है, अक्षांश से किया जाता है या देशांतर से किया जाता है। तो आप बिल्कुल इसको इत्मीनान से याद रखें कि समय, स से समय हो रहा है, उसी तरह देशांतर में श की मात्रा भी आती है, इसलिए देशांतर से ही क्या होता है, समय की मात्रा। अब ऐसा ना कहें मित्रों कि अक्षांश में भी स है और स से समय की मात्रा होती है, तो आप इसको याद रखेंगे, देशांतर से क्या होती है, समय की मात्रा का निर्धारण होता है। देशांतर से क्या होता है, समय की मात्रा का निर्धारण होता है। आप उसी तरह आगे देख सकते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं। सही बात है, सुबह में सूर्य उदय होता है और शाम में सूर्य अस्त होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। इसका मतलब है कि सूर्य सब पूरे कंट्रीज़ में जो है वो सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। तो इससे भी जो है पूरे विश्व में समय का निर्धारण क्या है, ये सबसे अच्छा साधन है कि भाई सूर्य निकल गया तो ये प्रातःकालीन हो गया,
सूर्य अस्त हो गया यानी कि मतलब ये संध्याकालीन हो गया, यानी कि सूर्य निकल रहा है मॉर्निंग है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, इसका मतलब ये इवनिंग है। और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर आप जिस समय जगह पे रह रहे हैं वहाँ अगर सूर्य के द्वारा जो परछाई बन रहा है उससे भी आप समय का निर्धारण लगा सकते हैं, ठीक है ना। सटीक ना हो लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि अभी किस तरह का पहर हो रहा है, किस तरह का समय हो रहा है। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अगर सूर्य का उदय हो रहा है मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय यानी सूर्यास्त के समय, सूर्य की जो परछाई होती है वो कैसी होती है, वो सबसे लंबी होती है। सूर्य की परछाई कैसी होती है, सबसे लंबी होती है। उसी तरह दोपहर में आप देख सकते हैं कि दोपहर में सूर्य का जो परछाई होता है वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होते हैं। अब ग्रीनविच पे स्थित जो है हमारा प्रमुख यामोत्तर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 0 डिग्री जो लाइन खींची, जो आप देख सकते हैं ब्रिटेन के एक वेधशाला, राजकीय वेधशाला है, वहाँ से जो खींची गई है ये 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर रेखा पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि यामोत्तर रेखा पर सूर्य जिस समय सूर्य जो है जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर रेखा पर सभी स्थानों पर दोपहर। ये एक बताया जा रहा है, ये बताने की चीज़ है, ये आम जन से संभव तो है नहीं लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया मित्र कि पृथ्वी जो है चक्कर कैसे लगा रही है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, अतः वे स्थान ग्रीनविच के पूरब में है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में, पृथ्वी चक्कर कैसे लगा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। अर्थात जो स्थान यहाँ अगर मान लीजिए ग्रीनविच है, ग्रीनविच से पूर्व की ओर है, उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जैसे मैंने बताया ना कि पूर्व की अगर दिशा में है तो क्या होगा, वो प्लस में होगा। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी स्थान हो, जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा का निर्धारण किया गया उससे अगर पूर्व में है तो पूर्व में है तो उस समय का रेखा जो है निर्धारण वो ग्रीनविच का जो समय होगा। अगर मान लीजिए ग्रीनविच में जो है 12 अगर बज रहे होंगे, दोपहर हो रहे होंगे, तो उससे अगर पूर्व में जाते हैं तो क्या होगा, 12 बजे से ज़्यादा का समय होगा, यानी क्या होगा, समय उससे अधिक होगी, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। तथा जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा। जैसे 2.8 में निर्धारित किया गया समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। अब समय का अंतर का गणना करने के लिए कुछ तो कैलकुलेटिंग चीज़ चाहिए, तो उसके लिए क्या है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, वो भी कितने घंटे में, यानी कि 24 घंटा में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम लेती है। ये कैसे भैया, अगर मान लीजिए पृथ्वी यहाँ से शुरू करती है और यहाँ तक आ गई, यानी कि टोटल कितना डिग्री तय की, टोटल तय की 360 डिग्री। समय कितना लिया, 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमा। 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमा, 360 डिग्री घूमा। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा में कितना घूमेगा, या 1 घंटा में कितना घूमेगा, 360/24। आप देख सकते हैं कि 24 1 जा 24, अब 12 हो गया, और 24 × 5 = 120, यानी कि 15 डिग्री घूम जाएगी। यानी कि ये जो समय का गणना है, समय का गणना कि 1 घंटे में पृथ्वी लगभग कितना डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रही है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है,
तो 1 घंटा में ये घूमेगी 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना घुमा? 15 डिग्री घुमा। कैसे? 360/24 अगर हम कर देंगे तो वो 1 घंटा का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री घूमी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि भैया ये तो घंटा में हो गया, कहीं कहीं समय भी होगा, समय में मिनट में भी होगा। अब ये 1 घंटा कहने का मतलब है कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। क्या होता है? 60 मिनट होता है। यानी कि 60 मिनट में वो कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। कितने मिनट में? 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में। जैसे कि मैंने बताया ना कि 1 घंटे में जो है, 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूम रही है। उसी तरह ये 15 डिग्री जो घूम रही है, 1 घंटा कहने का मतलब है 60 मिनट, यानी 15 डिग्री घूमने में उसको 60 मिनट का समय लग रहा है। तो 1 डिग्री अगर घूमती है तो 60/15, यानी कि 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। फिर से मैं इसको फ्रेश समझा देता हूँ एक बार। अगर 24 घंटा, यहाँ 24 घंटा में 360 डिग्री घूम रही है, यानी कि 1 घंटा में वो हमारा हो गया 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना हो गया दोस्तों? 15 डिग्री। अब 1 घंटा को जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा को हम 60 मिनट कर देते हैं, 60 मिनट कर देते हैं। यानी कि 15 डिग्री घूमने के लिए उसको 60 मिनट की ज़रूरत हुई। क्योंकि अब हम लोग घंटा ख़त्म कर दिए, घंटा से हम लोग मिनट में आ रहे हैं भैया, कि घंटा के बाद भी मिनट होता है, मिनट में हम लोग देखेंगे। तो 15 डिग्री, यानी ये 15 डिग्री घूमने के लिए ये जो 1 घंटा, इसको हम लोग मिनट में कर दिए 60 मिनट। तो अब 1 डिग्री अगर हमको करना है तो 60/15, यानी 60/15 करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री ये घूमने के लिए हमको कितने मिनट की ज़रूरत हो रही है? 4 मिनट। अगर 1 डिग्री हम लोग बढ़ रहे हैं, 1 डिग्री क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है किधर बढ़ रहे हैं? ये मैंने सिर्फ कहा बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं? अगर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि +4 मिनट हम लोग ज़्यादा बढ़े। किससे? प्रमुख यामोत्तर रेखा से जो निर्धारित किया गया है कि अगर वहाँ 12 बज रहा है तो 1 डिग्री बढ़े, तो हम लोग 12:04 पे। अगर वहीं पश्चिम की ओर बढ़े, अगर प्रमुख यामोत्तर रेखा के पास, ग्रीनविच के पास अगर 12 बज रहे हैं, अगर हम लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 11:56 पे हम लोग हैं। कितने मिनट पे? 11:56 पे। लेकिन पूर्व की ओर जा रहा है तो 12:04 पे। उसी तरह आगे दोस्तों ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने समझाया उसी की तरह ये लिखा हुआ है 1 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, यानी 12 बजे अगर ग्रीनविच में है तो उससे आगे हम लोग जा रहे हैं तो 1 घंटा आगे जा रहे हैं, यानी कि 1 बजे होंगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे, यानी कि अगर हम लोग ग्रीनविच से अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली है कि घटेगा। कैसे घटेगा वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 डिग्री जा रहा है मतलब 4 मिनट घटेगा, 15 डिग्री जा रहा है यानी कि मतलब 1 घंटा घटेगा। जैसे हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझा दिया। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। अगर ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बज गया है, इसका मतलब है कि उस समय ग्रीनविच पे क्या हो रहा होगा? कितना डिग्री हो रहा है? 180, यानी सीधी रेखा हो रही होगी, सीधी रेखा हो रही होगी, यानी कि 180 डिग्री हमारा हो रहा होगा, मध्य रात्रि हो रहा होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पे होता है तो दोपहर में उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस स्थान पे सूर्य अगर सबसे उच्चतम अपने बिंदु पर है, सूर्य जो है, मान लीजिए कि आप अपने जहाँ गंतव्य स्थान पे है, अगर वहाँ से सूर्य की जो दूरी है वो सबसे उच्चतम दूरी है, इसका मतलब है कि वहाँ घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। इस तरह क्या होगा? उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। यानी जहाँ जहाँ आप स्थानीय आपका समय है, वहाँ जो है
देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होगा, समान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये भी क्वेश्चन करने की चीज़ है। आखिर हम लोग की ज़रूरत क्या है कि हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जो है माने। हम लोग अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर, अब अलग अलग जगह पे जो है स्थानीय मान का जो अंतर होता है। मान लीजिए ब्रिटेन के स्थानीय समय पे कुछ और हो रहा होगा, ब्रिटेन में ही जैसे उसके अलग किसी जगह पे जाएंगे उसका समय कुछ और हो रहा होगा। जैसे भारत में ही ले लेते हैं कि इधर अरुणाचल प्रदेश पूरब में आते हैं तो अगर 6 बज रहा है तो लगभग इधर जो है हमको गुजरात में जाते जाते जो है वो कितना, वहाँ पे लगभग 2 घंटे का टाइमिंग है, वहाँ पे स्थानीय समय पे कुछ और समय होता होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अंतर क्यों होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ये एक चीज़ें हैं जो समझाया जा रहा है कि अलग अलग देशांतर से होकर गुजरने वाली जो भी रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी है वो तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ये बता रहा है, खैर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि भारत का जो गुजरात है, आप इधर देख सकते हैं भारत का जो गुजरात के द्वारका तथा यहाँ पे जो देख सकते हैं असम है मेरे मित्र, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग यहाँ दोनों के स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा, लगभग 1.25 घंटा का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय बना जाए। इसलिए यह किसी भी देश में अति आवश्यक हो जाता है कि वो अपने कंट्री में एक यामोत्तर स्थान माने, एक मानक यामोत्तर माने, एक मानक समय माने, जिससे वहाँ से हम किसी भी स्थान का सही समय माप सकें। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को, यह जो यामोत्तर रेखा है इसके स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान। अब जैसे हम लोग का भारत में है, भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो माना गया है। अब देखिए एक एक वर्ड को देखिएगा दोस्त, तो ये ग्रीनविच जो प्रधान यामोत्तर था वहाँ से हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी में, ना कि पश्चिमी में, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी कहने का मतलब है कि हम लोग कितने घंटे प्रधान यामोत्तर से, यानी ग्रीनविच का जो है जो ब्रिटेन में हम लोग देखे थे उससे हम लोग कितना घंटा आगे। अब ये देखिए 82.5 डिग्री दिया हुआ है, यानी पूर्वी है हम लोग। तो हम लोग बताए थे कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। 4 मिनट हम लोग पूरब की तरफ हैं, यानी कि ये जुटेगा, ये क्या होगा, जुटेगा। 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री हम लोग आ गए। तो 82.5 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो लगभग 5.5 घंटा हम लोग आ गए हैं। कितने घंटा आ गए हैं, 5.5 घंटा। अगर वहाँ प्रधान यामोत्तर, अगर ग्रीनविच में जो ब्रिटेन का जो राजकीय वेधशाला जहाँ प्रधान यामोत्तर माना गया है वहाँ अगर 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितने टाइम हो रहे होंगे, 5:30 बजे शाम हो रहे होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर देश में एक मानक यामोत्तर रेखा का निर्धारण होता है जो पूरे देश के लिए, उस पूरे देश का क्या होता है, एक मानक समय मापा जाता है। जैसे हम लोग के इलाहाबाद के नैनी में है वो मानक यामोत्तर रेखा है जिससे पूरे देश का मानक समय का निर्धारण किया गया। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। इसे यामोत्तर के स्थानीय समय से पूरे देश का मानक समय माना जाता है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद के नैनी में जो है उसको 82.5 डिग्री पूर्वी मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जिससे हमारे पूरे भारत देश का जो निर्धारण जो होता है उसी मानक यामोत्तर रेखा के आधार पे ही होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे भारत मानक समय के नाम से भी जानता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। वे लोग क्या करेंगे, यात्री में नहीं सो पाएंगे, रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, मतलब 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट खेला जा रहा है जो कहाँ 2 बजे शुरू होगा, वो लंदन में 2 बजे शुरू होगा।
अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि लंदन में अगर 12 बज रहे होंगे तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। उसी तरह वहाँ 2 बज रहा है, दोपहर हो रहा है, तो 2 में अगर हम लोग 5.5 घंटा जोड़ते हैं यानी 7:30 बजे शाम में यहाँ मैच रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? बिल्कुल 5.5 घंटा यानी 82.5। भारत ग्रीनविच के पूरब 82.5 डिग्री स्थित है तथा यहाँ समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। आप देख सकते हैं कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका देशांतर का जो विस्तार होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उसको कई जोन में बांट दिया था, उसके कई स्टैंडर्ड टाइम में। जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर देशांतर का विस्तार बहुत कम है इसलिए हम लोग को इलाहाबाद के नैनी में, लेकिन रसिया का क्षेत्रफल बड़ा है। रसिया का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण उसको देशांतरीय विस्तार जो है काफ़ी अधिक है, इसलिए वहाँ सहूलियत के लिए मानक समय का जो निर्धारण किया गया है वो अलग अलग मानक समय का, वहाँ एक मानक समय को नहीं अडॉप्ट किया गया, नहीं अपनाया गया। वहाँ कुल कितने 11 मानक समय बनाया गया है, जो कि रसिया को जो है मानक समय के निर्धारण करने में काफ़ी मदद करता है। आप देख सकते हैं कि 11 मानक समय को अपनाया गया। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र घेरता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी आपको बताया कि कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्र में बांटा गया और प्रत्येक समय क्षेत्र का 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र है, माने कि यानी 360 डिग्री हमको पुराना है, तो 360 डिग्री कैसे पुड़ेगा? तो 24 समय क्षेत्र है। कितना समय क्षेत्र है? 24 समय क्षेत्र है। उसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है। अब 15 डिग्री है तो अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 दूना 30 और 36 360 डिग्री, यानी कि पृथ्वी जो एक चक्कर लगाने में कितना पूरा कर 360 डिग्री, और समय कितना लेता है? 24 घंटे का समय लेता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 घंटा को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, जिससे कि वो प्रत्येक समय क्षेत्र, एक समय क्षेत्र 15 डिग्री का देशांतर तक को घेरता है। अब दोस्तों ये मैंने जितने सहज और सरल तरीके से बताया, आप अभ्यास को जो है बिल्कुल इस अभ्यास को अपने से करके देखें और जहाँ दिक्कत हो हमें कमेंट करें। पृथ्वी का सही आकार क्या है, देख सकते हैं पृथ्वी का सही आकार किस तरह हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि वो भूआब की तरह चपटी हुई है। ठीक है, ग्लोब क्या है देख सकते हैं कि पृथ्वी को समझने के लिए एक काल्पनिक पृथ्वी के जैसा ही एक मॉडल तैयार किया गया, जिसको हम लोग एक ही समय में बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से क्या करते हैं, लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोब। उसमें हम लोग अक्षांश और देशांतरों का निरूपण करते हैं, जिससे जो है हम लोग को सही स्थान, सही समय का भी पता लगता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान जैसे मैंने आपको जस्ट बताया 23.5 डिग्री उत्तर, नॉट दक्षिण हो जाता है हमारा मान। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के 3 था, इसको आप बनाएं और जहाँ भी समस्याएं हो बिल्कुल कमेंट करें और हमसे पूछें। जहाँ तक मुझे अंदाज़ है कि कहीं कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर समस्या होती है तो आप मेरे चैनल पे जो है बिल्कुल कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे भी अच्छी और बेहतर कंटेंट से मैं लाता रहूँगा और समझाने का प्रयत्न करता रहूँगा। सो धन्यवाद आप सभी का।